गद्यात्मक श्लोक, गद्यात्मक में कहा गया और टोटल हाँ 6000 श्लोक में आने का है। ठीक है, तो जो हाँ बहुत बढ़िया। तो पहला वाला जो है यानी भैया अधिकरण लगा दी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑन लगा कर दी। दिया, हाँ लगा दिया लगा दिया। यानी अधिकरण है, अधिकरण के अंतर्गत अध्याय, अध्याय के अंतर्गत प्रकरण, प्रकरण के अंतर्गत श्लोक, श्लोक टोटल 6000 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और नेहा आपने बिल्कुल सही कहा, और फोर्थ वाला नहीं है बच्चा, थोड़ा ध्यान रखना। अब ये बताओ कि हमें कौन सा अधिकरण पढ़ना है जो सिलेबस में लगा हुआ, कौन सा सिलेबस में लगा हुआ है? विनय अधिकरण। विनय अधिकरण, बहुत बढ़िया, विनय अधिकरण। ठीक है, चलो बहुत अच्छा नेहा। चलो देखो अगला क्वेश्चन, वही जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि किसमें अधिकरण कितने हैं, प्रकरण कितने हैं, अध्याय कितने हैं और श्लोक कितने हैं। ठीक है, तो मैचिंग के लिए भी आ सकता है, इस फॉर्म में भी आ सकता है, अरेंज करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, चलो इसको क्रमबद्ध तरीके से करके बताओ, कौन बताना चाहेंगे? हाँ बिला बताओगे? मैं बताऊं भैया? हाँ नितिन बताओ। भैया इसका पहला सही है, पहला सही विनय है। अधिकारी। हाँ भैया पहला सही है इसका, पहला सही है। अध्यक्ष प्रचार धर्मस्थी, फिर कंटक शोधन, फ्री पहले वाला सही है। हाँ पहले वाला सही है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यदि आप सारे बिना अधिकरण के अंतर्गत जो जितने भी आ रहे हैं सारे को याद कर लीजिएगा, वो भी क्रम के अनुसार। ठीक है, चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आगे हम अभी धीरे धीरे लिस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? जी सर, क्लियर। जी भैया। हाँ देखो अगला क्वेश्चन देखो, चलो इसको अरेंज करके बताओ। एक मिनट रुको रुको रुको, इससे पूछूं, निक्की बताओगे? आज आपने कौटिल्य शास्त्री पढ़ा है ना? हाँ निक्की ध्यान से। तीसरा कौन सा? राइट होगा, पहला? तीसरा सर, 3 नंबर वाला। 3 नंबर वाला, ओके। सुजाता थर्ड कह रहे हैं। निक्की आपका क्या विचार है? निक्की आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर 3 नंबर राइट होगा सर। अच्छा 3 नंबर वाला, कोई और कहेंगे कुछ? जी भैया तीसरा ही है। कौन सा? तीसरा। थर्ड है। तो जब आप ये पढ़ोगे विनय अधिकरण, उसमें सारे प्रकरणों को जो है क्रमबद्ध तरीके से याद कर लीजिएगा। तो पहले सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? बताओ। विद्या। विद्या विद्या समुद्देश्य। विद्या। उसके बाद विद्या सर। वृद्ध संयोग। उसके बाद इंद्रिय दूसरे नंबर पे उसके बाद हाँ भैया, उसके बाद इंद्रियों इंद्रिय के बाद हाँ। फिर अमात्य उत्पत्ति, फिर मंत्री। ठीक है, उसके बाद उपधा भी आएगा। रोहित। हाँ। तो ये जो है क्रमबद्ध तरीके से याद कर लीजिएगा जितने भी उसमें बताए गए हैं। चलो अगला देखो यहाँ पे, खुशबू बताओगे आप कि ये जो मैचिंग वाला है इसमें कौन कितनी विद्याओं को मानता है? खुशबू। फर्स्ट का होगा कौटिल्य। फर्स्ट का कौटिल्य, ओके। सेकंड का मानव, नहीं सेकंड का बृहस्पति। अच्छा बृहस्पति सेकंड का। नहीं मानव ही होगा, भूल रही हूँ। मानव, ओके। सही है या सोच रहे हो गलत? पता नहीं, मैं सही है, डाउट है। सही है। मानव का क्या होगा? सही है सर। सही है, बहुत सिंपल है, इसको ट्रिक से याद कर लो। मानव में कितने अक्षर दिख रहे हैं, कितने वर्ण है? म है, न है, व है, तो 3 है। तो 3 से ऐसे ट्रिक बना लो। तो इस तरह का कोई भी फैक्चुअल चीज हो ना, तो कोशिश कीजिए कहीं से अगर ट्रिक बन सकता है, आप अपने अनुसार भी चेंज कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करोगे तो चीजें आपको याद भी रहेगा कि 3 अक्षर है तो 3 ही इसमें 3 विद्याओं को मानेंगे। ठीक है, 4 अक्षर है, क है, ट है, ल है, इस तरह से भी बना सकते हो। जैसे आपको स्वच्छ है, अपने अनुसार भी चेंज करके बना सकते हो। तो मानव 3 हो गए, कौटिल्य 4 हो गए। बाकी औसनस और बृहस्पति कितने मानते हैं?
सर बृहस्पति दो औष्णक 1 बृहस्पति 2 बृहस्पति कितने मानते हैं? बृहस्पति 2 दो मानते हैं। और औसनस 1। एक औसनस का दूसरा नाम क्या है? शुक्राचार्य शुक्राचार्य। अरे वाह, आप लोग तो पूरा पढ़े हो अच्छे से। ठीक है खुशबू, ध्यान रखना कि 3 वाले कौन है, 2 वाले कौन है, 1 वाले कौन है, 4 वाले कौन है। ठीक है, ठीक है ठीक है। चले आगे। चलो बहुत बढ़िया। चलो इसको ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को कौन करना चाहेंगे? कौन बताना चाहेंगे? लिख के बताओगे कि कोई और बताना चाहेंगे? सर बता दूंगी तो बता दोगे। ओके, कोई और बच्चा? सत्य और असत्य चूज करना है इसमें, कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। ठीक है, हाँ विश्वजीत कोशिश करोगे? जी सर। कोशिश करोगे? जी सर। अब बताओ। इसमें त्रयी विशेष अनवीक्ष की इति मानव कथयन्ति, ये सत्य है। ऊपर का 1 नंबर सत्य है। संवरण 1 नंबर मात्र सत्य है। लोग जी। दूसरा नंबर सर बृहस्पति दूसरा गलत है सर। दूसरा गलत। चलो विश्वजीत कह रहा है कि पहला सही है और दूसरा गलत है। बाकी बच्चा लोगों का क्या विचार है? ये विश्वजीत के हिसाब से है। दोनों सही है। दोनों सही है। दोनों सही है। नितिन कह रहा है। हाँ बच्चा लोग, आप नेहा, खुशबू, नीतू, कामनी, इला, दीपिका, आप लोग का क्या विचार है? मुझे तो दोनों गलत लग रहे हैं। अच्छा, दोनों गलत लग रहे हैं। नेहा दोनों गलत कह रही है। चलो ये स्पेशल केस है, नेहा का दोनों गलत है, कह रही है सब कुछ तो अलग बताऊं। ठीक है, हाँ प्रभात बाबू, सेलू, सर दोनों सही है। दोनों सही है। चलो मुझे बृहस्पति वाला गलत लग रहा है नीचे। दोनों सही है सर। दोनों सही है। हाँ जी। चलो इसकी हिंदी कौन करेगा? फर्स्ट जो ऑप्शन देख रहे हो इसका क्या भाव है, क्या कहना चाहता है ये? ये जो है सर कोटेशन। हाँ एक मिनट, मेरे ख्याल से ना सिर्फ दूसरा सही है। त्रयी विशेष में अनवीक्ष की थी, क्योंकि अच्छा अच्छा। त्रयी बार तो दंडनीति। कंफ्यूज मत हो। स्टार्टिंग में ही जब आप विद्या के विषय में पढ़ोगे तो शुरुआत में ही मिल जाएगा आपको। तो त्रयी विशेष जैसे अनवीक्ष की ये जो है। अच्छा एक सेकंड, इसमें मानव। अच्छा सर 1 नंबर तो गलत लग रहा है। त्रयी विशेष अनवीक्ष की थी। विशेष अनवीक्ष की इति। हाँ ये गलत है, ये गलत लग रहा है। हाँ सर गलत है, क्योंकि ना मानवा बोला है ना, तो मानव जो है ना 3 विद्या त्रयी वार्ता और दंडनीति मानते हैं। अरे इसका भावार्थ समझ जाओ क्या। हाँ इसका आंसर ये मतलब इसका अर्थ यही है ना कि वो कहते हैं कि जो त्रयी वार्ता दंडी है वो मतलब अन्य शिकी में ही समावेश हो जाते हैं, मतांतर भाव होते हैं। बहुत बढ़िया। तो जब मानव कितने मानते हैं? 3 विद्याओं को मानते हैं। वो 3 विद्या कौन कौन है? मनु जो है संप्रदाय के लोग, त्रयी वार्ता और दंडनीति है सर। दंडनीति। शेष क्या बच गया? अनवीक्षकी को इसी में मान लेते हैं। अनवीक्षकी कहते हैं कि मनु कहते हैं कि अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं कि अनवीक्षकी विद्या त्रयी के अंतर्गत ही है, उसको अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कौन मानते हैं? मानव है, यानी मनु संप्रदाय के जो है, जो मनु को मानते हैं, उनका जो है ये सिद्धांत है। ठीक है, तो जब भी कोटेशंस पढ़िए उसके भावार्थ को भी समझिए क्या कहना चाहता है। ठीक है बच्चा लोग, ये फर्स्ट कोटेशन का अर्थ समझ में आया? इस हिसाब से ये कथन क्या है, सही है या गलत है? सही है सर। सही है। चलो दूसरे कथन पे आओ। हाँ दूसरा कथन क्या कहना चाहता है? संवरण मात्रम ही सही लोका बृहस्पति कथयति। हाँ चलो हाँ नया क्या कह रहे हो? बोलो बोलो। सही है, दोनों सही है। अच्छा ये भी सही है? नहीं भाई, नया अभी तो आप कह रहे हो कि दोनों गलत है, फिर तुरंत कह रहे हो दोनों सही है। इतना बदलाव व्याख्या से समझ में आया ना। अच्छा व्याख्या से समझ में आ रहा है। चलो ये कथन तो सही है। हाँ दूसरा बताओ, इसका भावार्थ बताओ क्या है? भाई ये वाला गलत है, क्योंकि इसमें ये लिखा है कि सवर्ण मात्र ही त्रयी विद्या जो है लोक
मतलब लेकिन वो होती तो है, लोक का उपकार तो करती है। बृहस्पति इसी के बाद हाँ जैसे भैया इसमें क्या है ना, बृहस्पति को मानने वाले दो विद्याएं मानते हैं, तो उनका कहना है कि संवर्ण मात्रम ही त्रयी लोक यात्रा विद। मतलब कि जो त्रयी के अंतर्गत जो तीन विद्याएं मानते थे मनु वाले, वो लोग क्या है, लोक यात्रा विद, यानी कि लोगों का साधन है। किसका? मतलब उनके जीवन का साधन है ये त्रय जी। बाकी वो दो ही मानते हैं। हाँ, ये जो है जब आप विद्या समुद्देश्य वाला टॉपिक में पढ़ोगे तो वहाँ पे जब बृहस्पति कहते हैं ना कि मेरे अनुसार कितने विद्या है, बृहस्पति के अनुसार कितने विद्या को मानते हैं? दो विद्या और दंडनीति। कौन सा? वार्ता और दंडनीति। वार्ता और दंडनीति, ठीक है। उस कोटेशंस को जब देखोगे तो जस्ट बाद में ही वो कहते हैं बृहस्पति के अनुसार कि वार्ता और दंडनीति दो ही जो है विद्या है। उसके बाद जस्ट आगे लिखा हुआ है कि संवहन मात्र यानी त्रय के बारे में वो वर्णन करते हैं बृहस्पति के अनुसार कि त्रय क्या है, वो नॉर्मल जो जीवन यापन का जो है साधन ही है, उसके अतिरिक्त कुछ भी विशेष नहीं है। मुख्य रूप से दो ही विद्या है, वार्ता और दंडनीति। तो उनके कोटेशंस में ही आगे लिखा गया उनका ही कथन को हूबहू कौटिल्य अर्थशास्त्र प्रयोग करते हैं अपने ग्रंथ में, ठीक है। तो जो कथन या उनसे संबंधित जो भी पैराग्राफ है उसको भी ध्यान रखा कीजिए। बच्चे लोग बस उतना ही देखते हैं कि बृहस्पति कितने विद्याओं को मानते हैं या फिर मानव कितने मानते हैं या कौटिल्य, उसके बाद का भी कथन देख लिया कीजिए कि अगला जो कोटेशन में कहा जा रहा है वो भी उसी से संबंधित है। यानी इस वाले कोटेशंस में बृहस्पति ये कहते हैं कि मेरे अनुसार दो ही विद्या है, वार्ता और दंडनीति। शेष जो है जिसमें वो त्रय के विषय में विशेष रूप से कहते हैं कि त्रय जो है सामान्य है, जो लोक यात्राविद यानी सामान्य जनों के लिए संसार में रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए एकमात्र जस्ट छोटी सी ये एक विद्या है। विशेष रूप से उनके अनुसार दो ही विद्या है, वार्ता और दंडनीति। इसके अतिरिक्त जो त्रय को एक जो है जीवन यापन का साधन मानते उससे ज्यादा कुछ भी नहीं मानते, ठीक है। तो ये भी कथन सही है और इस हिसाब से ये भी कथन सही है, ठीक है। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा? शुरुआत में ही जो विद्या समुद्देश्य है जब पढ़ोगे दूसरी तीसरी लाइन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया बच्चा? कोई डाउट इसमें? नो सर। नहीं सर। क्लियर हो गया? तो कोटेशंस को ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है, कि कौन सा कोटेशन उसी संप्रदाय से संबंधित है या उन्हीं से मानने वाले लोगों से संबंधित है। इस हिसाब से दोनों सत्य कथन है। चले आगे, क्लियर हो गया ये डाउट? जी सर। हाँ जी। हाँ बस चलो अगला देखो, यहाँ पे अगला भी सत्य का ही होगा। चलो हाँ मोनिका बताओ ये क्या कहना चाहते हैं? सर पहला राइट है। हाँ एक मिनट सुधा, रुको आएंगे आपके पास भी आएंगे। हाँ मोनिका क्या विचार है? जी सर। कोटेशन देखो और बताओ कि क्या कहना चाहता है। ये सत्य है, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है? हाँ सर संख्यम लोगो लोकायतम चेत्या आन्वीक्षिकी, ये जो पहला सर सत्य होगा। पहला सत्य है, अच्छा चलो मोनिका कह रही है सत्य है। दूसरा बताओ सर। दूसरा आन्वीक्षिकी लोकस्य करोति व्यसने अभ्युदय च बुद्धि अवस्थाप्यति प्रज्ञा वाक्यम क्रियाशाराध्यम च करोति। सर दूसरा भी सत्य होगा। दूसरा भी सत्य। चलो मोनिका तो कह रही दोनों सही है। और बाकी बच्चों का क्या विचार है? सही है भैया, दोनों सही है। हाँ खुशबू, नेहा, निक्की, हाँ सत्य, हाँ दोनों सही है। अच्छा तो भावार्थ बताओ, फर्स्ट कोटेशन का क्या मतलब है? यहाँ पे बताया कि अन्वीक्षिकी में सांख्य योग दर्शन है, योग दर्शन और सांख्य दर्शन और लोकायत, ये तीन शास्त्र अन्वीक्षिकी विद्या की अंतर्भुक्त है। ठीक, वेरी गुड। अगला नीचे वाले का भावार्थ बताओ। सर लोकायतम मतलब वो चार्वाक दर्शन ना। लोक से इतर। नीचे वाले का बताओ, नीचे का क्या भावार्थ है? जो अन्वेषिकी विद्या है वो लोक का उपकार करती है और ये जो बुद्धि को स्थिर करती है,
और ये जो है और सोचने विचारने और बोलने के लिए मतलब सक्षम करती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दीपिका। ठीक है, यानी दोनों जो है आन्वेक्षिकी विद्या से संबंधित है। और ये कोटेशन कहाँ मिलेगा, किस कौन से प्रकरण में मिलेगा बताओ? ये विद्या समुद्देश्य चैप्टर में है। बहुत सुंदर, ठीक है। देखो इस तरह के लास्ट वाला। बहुत सुंदर, बहुत। तो इस हिसाब से क्या हो जाए, दोनों कोटेशन क्या हो जाएंगे, सत्य होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। चलो बहुत बढ़िया, इस हिसाब से जो है उभय सत्यम। सुंदर। चलो आगे देखो, फिर से जो है ध्यान से क्वेश्चन को देखना है यहाँ पे। लो 5 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन को कौन करना चाहेंगे? आगे आइए स्वेच्छा से। बताओ बच्चा, कौन करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को? चीटिंग नहीं करना है। हाँ खुशबू जी बताइए। हाँ खुशबू, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोल तो रहे शायद, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। भैया डी और ई इसका गलत होगा। चलो नेहा कोशिश करोगे? नेहा आपकी हाँ हाँ बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही नेहा आपकी। डी तो नहीं है। तो डी तो नहीं है, ओके। और आपके हिसाब से ऑप्शंस देख लो भैया, इसका फोर्थ वाला गलत है। फोर्थ वाला गलत है, इसका फोर्थ वाला गलत है। मतलब कि फोर्थ वाला जो होगा ना, फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो उसमें सही आंसर है इसका। फोर्थ वाला बी सी डी। बी सी डी, अच्छा ओके। चलो विशाल के अनुसार तो बी सी डी है। हाँ और कोई बोलो बोलो। थर्ड ही होगा भैया इसका। अच्छा थर्ड। मेरा थर्ड होगा, इसमें नास्ति पूछा है। नास्ति देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, त्रयी संबद्धम नास्ति, त्रय विद्या से संबंधित कौन सा कोटेशन नहीं है। देखो ये थर्ड वाला डी। अच्छा थर्ड वाला डी सभी गलत है। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, नास्ति। तो बच्चा लोग, आप लोग क्वेश्चन को पूरा पढ़ो कि क्या नास्ति है या अस्ति दिया जा रहा है, क्या वहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि त्रय विद्या से संबंधित कौन सा कोटेशंस नहीं है। ठीक है, तो ये भी जब आप पढ़ोगे विद्या समुद्देश्य उसमें ही है, आगे मिलेगा आपको। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन कौन सा जो है कोटेशन जो त्रय से संबंधित नहीं है, बताओ। सर डी और ई नहीं है। डी और ई जो है त्रय के अंतर्गत नहीं है, यानी बाकी जो है ऊपर से ए बी सी ये तीनों क्या है, त्रय से संबंधित है। यदि ये क्वेश्चन ऐसे रहता, नास्तिक की जगह पे अस्ति होता, तब ऑप्शंस क्या होता, तब कौन सा ऑप्शन सही होता? फर्स्ट होता, तब फर्स्ट होता। बहुत बढ़िया। तो क्लियर है, ये कोटेशन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से पढ़ना है पहले क्या पूछा जा रहा है, ऑप्शंस में क्या दिया जा रहा है। ठीक है बच्चा, चलो एक ही हिंदी करो, एक ही हिंदी करो, कौन करेगा? हाँ प्रभात बाबू। सर मैं करूं? हाँ करो निकी। जी सर। इसका है एश, मतलब ये जो त्रयी विद्या है ये किस से है, जो ये चार आवाज आ रही है आपको? वर्ण है, 4 आश्रम है, धर्म से संबंधित है, और स्वधर्म स्थापन आदौ उपकारिका, मतलब ये जो अपने धर्म की स्थापना करने के लिए ये बहुत उपकारी विद्या है त्रयी। हाँ चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। यानी ऐसा, हाँ प्रभात आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। त्रयी नामक जो विद्या है वो क्या है, चारों धर्मों,
चारों वर्णों चारों आश्रमों के लिए जो है, और अब चारों आश्रमों के अपने अपने धर्मों की धार्मिक विचारों को स्थापना करने में क्या उपकारक है, सहायक है, हेल्पफुल है। ठीक है, यानी चारों प्रकार के वर्णों के, चारों प्रकार के आश्रमों के जो है अपने अपने जो धार्मिक दृष्टिकोण से जो भी विचारधारा है उनको स्थापित करने में वो क्या करता है, त्रय विद्या सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब ये जो त्रय के अंतर्गत आता है। लेकिन ऑप्शन में क्वेश्चन क्या पूछा जाए, नास्ति, कौन सा ऑप्शन नहीं है या कौन जो है त्रय के अंतर्गत नहीं आता है। ये तो त्रय के अंतर्गत आता ही है। दूसरा क्या है, धर्म अधर्मो त्रयायाम, ये क्या मतलब इसका? ये कौन बताएंगे? त्रय विद्या के अंतर्गत जो है धर्म और अधर्म की बात कही गई है। हाँ, त्रय के अंतर्गत धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसकी भी चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये भी क्या है, त्रय से संबंधित है, तो ये भी जो है। हाँ, अगला बताओ, तीसरा जो सी ऑप्शन है, ये त्रय के अंतर्गत आता है ये भी। यहाँ पे बताया कि शाम, यजु और ऋक वेद त्रय के अंतर्गत आता है। हाँ, यानी साम, वेद, यजुर्वेद और ठीक है, ये जो त्रय यानी तीन जो वेद है वो ऋक, यजुर्वेद, सामवेद, ये त्रय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये क्या है, तीनों ऑप्शन त्रय से संबंधित है। लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन क्या पूछा जाए, नास्ति। तो डी और ई पे देखो, इसका क्या अर्थ है? बताओ। ये वार्ता विद्या के अंतर्गत आता है, अर्थ और अनर्थ। क्या अर्थ है, क्या अनर्थ है, ठीक है, वो वार्ता विद्या के अंतर्गत आता है। ये वाला ऑप्शन यानी ये क्या त्रय के अंतर्गत नहीं आता है। इस हिसाब से डी ऑप्शन, एक तो ये जो है त्रय के अंतर्गत नहीं आता है, और अंतिम जो है नय उपनयो दंड नित्याम, क्या मतलब है? नय और अपनय क्या मतलब होता है? नय का मतलब और अपनय का मतलब क्या भाव है? सॉरी, अपनय, हाँ, क्या अर्थ है इसका? हाँ, कौन बताएंगे? पवन बाबू, सिलू, आज बहुत शांत हो। सर, इसका शासन प्रशासन वाला है ना, वो आएगा, इसमें दंड मतलब एक नियम होता है। हाँ, शासन यानी कैसे किसी जो है दंड नीति के द्वारा, या दंड नीति में क्या है, शासन और दुशासन, यानी किसी भी शासन व्यवस्था से संबंधित चीजों को कैसे जो है संचालित किया जाए, उसकी चर्चा यहाँ पे दंड नीति के अंतर्गत की जाती है। इस हिसाब से डी और ई ऑप्शन जो है, ये दोनों जो है अपने अपने, यानी वार्ता के अंतर्गत अर्थ अनर्थ की चर्चा की गई है, दंड नीति के अंतर्गत शासन कुशासन और शासन के विषय में जो है चर्चा की गई दंड नीति के अंतर्गत। इस हिसाब से ये क्या है, त्रय से संबंधित नहीं है। बाकी जो ऊपर वाला आप देख रही है त्रय के अंतर्गत आता है, यानी ये अस्थि वाले ऑप्शंस में अगर मान लीजिए त्रय से संबंधित क्या है उसमें ये सही हो जाएंगे, और त्रय से नास्ति वाले पूछा जाए तो ये वाले नहीं आएंगे। क्लियर है बच्चा ये सारे क्वेश्चंस? कोई डाउट इसमें? यस सर। नो सर। क्लियर सबको? हाँ, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो इसमें, या आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं सर। चलो, उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे। चलो, अगला भी जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। चलो नितिन बाबू, सिर्फ फर्स्ट वाला बताना, सिर्फ फर्स्ट का कौन नहीं बोला है? मैं बताऊं? जी जी भी। हाँ, आ रहे तो आ रहे आपके पास भी। मैं बताऊं? ब्राह्मण। चलो, का ऑप्शन अभी एक बार भी कौन नहीं बोला है? एक बार भी जिसने आंसर नहीं दिया हो अभी तक? मैंने। अच्छा, विशाल और ईला। चलो विशाल, खा का बताओ। और मैं खाता है भैया क्षत्रिय। क्षत्रिय, ओके। क्षत्रिय। चलो ईला बताओ, ग का। और गा का सर वैश्य। देखो प्रभात बाबू, रुक जाओ। ओके, हाँ बताओ, अब बताओ प्रभात, घा का। घा का सर शूद्र। चलो, हाँ खुशबू, ये बताओ जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, इसका क्या अर्थ है, क्या कहना चाहता है ये कोटेशन? भावार्थ क्या है? ब्राह्मण के धर्म के बारे में बता रहा है ना ये कि मतलब अध्ययन अध्यापन करवाता है, यजन याजन करवाता है, दान देना, इन सब। दान लेना, प्रतिग्रहम, यानी दान को स्वीकार करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। और दान लेना।
बहुत सुंदर। हाँ नेहा, दूसरा वाले का क्या भाव अर्थ है? दूसरे में बताया गया दूसरे वाला का भाव है कि यजन करना, दान देना और जीवों की रक्षा करना, यही क्षत्रिय धर्म। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो अगला ग है। हाँ छपिकुल बताओ, ग का क्या भाव अर्थ है? सर ग का है शुद्ध वैश्य का लिए बताया। यहाँ पे अध्ययन करना, जजन दान देना, किसी पशुपाल मतलब वाणिज्य, किसी पशुपाल वाणिज्य से वार्ता जो है मतलब वाणिज्य करना, वाणिज्य बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ पवन बाबू बताइए अंतिम वाला घ। पवन, हाँ नहीं तो बताओ अंतिम जो है सुदृश्य, इनका जो लक्षण है क्या भाव है इसका? सर दूसरों की सेवा। हाँ दूसरों को सेवा करना, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये सारे जो है याद रखिएगा, बहुत इजी भी है। अगर आपको नॉर्मल सी चीजें चारों के विषय में पता भी होगा तो आप तभी इसके शब्द विशेष को देखकर कर सकते हो आप, ठीक है। मैं अपना कुछ ऐड करना चाहूंगा। हाँ हाँ बताओ। मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। यहाँ पे जो ये जो द्विज शब्द है ना, हाँ ये जो द्विज शब्द है, इन द्विज शब्द से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों का ही ग्रहण होगा, केवल ब्राह्मण का ग्रहण नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी की सेवा करना, ठीक है। चलो अगला जो है, यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स है। चलो देखो इसको, लो तीन ऑप्शन है यहाँ पे। क वाला कौन बताना चाहेंगे? बस हाथ खड़े करें। क का कौन सा? क वाला पवन, ओके। हाँ पवन बताओ। सर थोड़ा जूम करेंगे क्या? ब्रह्मचारी सर, ब्रह्मचारी। रुको रुको रुको, ऐसे मत बोलो, लो आप लोग भी अपना डिस्प्ले में जूम करके देख सकते। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, चलो इसके अनुसार तो ब्रह्मचारी ना है। दूसरा वाला बताओ, ऑप्शन वानप्रस्थ है, परिव्राजक है, ठीक है। वह दूसरे का वानप्रस्थ है। अच्छा वानप्रस्थ, ओके। तीसरा वाला और तीसरे का परिव्राजक, संन्यास, ठीक है। चलो इसका हिंदी बताओ, फर्स्ट वाला का हिंदी कौन बताना चाहेंगे? इसकी हिंदी मैं बता बताओगे? स्वाध्याय। मैं बताओ। अरे बच्चे ऐसे करोगे तो क्लियर सुन नहीं पाऊंगा। स्टडी करना, अग्निहोत्र। रुको 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 बच्चे लोग आए हैं, रुको रुको रुको, चलो कौन नहीं बोला है दोबारा? कौन बताएगा? रुको रुको रुको, हाँ निहारिका नहीं बोल रही है। निहारिका बताओ। मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलो बोलो, क्या भाव है इसका? इसमें स्वाध्ययन करना। हाँ स्वाध्याय करना, आगे आगे देखो क्या शब्द है? अग्नि कार्य अभिषेको, अग्नि कार्य अभिषेको करना, भैषव्रतम आचार्य, आचार्य, आगे प्राणी अंत की। हाँ क्या मतलब इसका? ये इम्पोर्टेंट शब्द है। मान लो सिर्फ इतना ही दिया जाए, ठीक है। प्राणांतिके वृत्ति तद अभावे गुरुपुत्र इति किम। चलो यहाँ तक तो निहारिका ने कह दिया। अंतिम ये जो देख रहे हो इसका क्या भाव है, कौन बताएंगे? आइए सुरक्षा से नेहा, हाँ बताओ नेहा। जीवन भर गुरु के समीप रहना। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आगे। और गुरुपुत्र, हाँ बहुत, बोलो बोलो। तो बाद में कहा गया है कि गुरु अभावे, गुरु की अनुपस्थिति में गुरु का पुत्र हो या अन्य कोई ब्रह्मचारी, शाखाध्यायी जो भी हो, उनके निकट रहना। हाँ उनके निकट रहना, बहुत सुंदर, ठीक है। ये सारे लक्षण जो है ब्रह्मचारी के लक्षण है, ठीक है। स्वाध्याय करना, अग्नि कार्य अभिषेक करना, ठीक है, भिक्षा इत्यादि व्रत करना, और आचार्य के समीप जो है प्राणांतिक यानी अंतिम क्षण तक जीवन भर जो उनके समीप रहना। तद अभावे, इस तद अभावे में तत् किसके लिए है? गुरु के लिए, आचार्य या फिर गुरु के लिए। हाँ आचार्य या गुरु, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये कोटेशन पूरा दे
दे दिया जाए, यहाँ पे ब्रह्मचारिणा शब्द भी दे दिया जाए पूरा, तत् शब्द पूछा जाए कि तत् किसके लिए प्रयोग किया गया। ऑप्शन में परिवाचक है, आचार्य है, विप्र है, ऐसे 4-5 ऑप्शन दे दिया जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उनके अभाव में अर्थात गुरु के अभाव में जो है गुरु पुत्र या ब्रह्मचारिणा, गुरु के पुत्र या फिर अपने समान किसी सहपाठी के साथ जो है उनके समीप रहना चाहिए, या अपने से जो सीनियर होंगे उनके समीप रहना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला इसका भाव क्या है, वानप्रस्थ, इसका मतलब, इसका भावार्थ बताओ, क्या कहना चाहते हैं, कौन बताएंगे? तो मैं बताऊं? बताओ सुजाता। यहाँ पे बताया गया कि भूमो सज्जा, मतलब भूमि में सोना चाहिए, और उनको जटा जो माथे में होता है ना वो धारण करना चाहिए, अग्निहोत्र यज्ञ करना चाहिए, देवता पितृ अतिथि की पूजा करना चाहिए, और देवता पितृ अतिथि के भोजन के बाद और वन का जो फल मूल इत्यादि होता है उनको खा के अपना जीवन चलाना चाहिए, ऐसा बोला। बहुत सुंदर। ठीक है बच्चा, क्लियर है वानप्रस्थ का लक्षण? क्लियर है, कोई डाउट इसमें? जी सर क्लियर है। चलो अगला ग वाला है, चलो इसका भावार्थ बताओ, ये क्या कहना चाहते हैं, ये कौन बताएंगे इसके विषय में? हाँ, संयत इंद्रिय, इंद्रियों को संयम नियंत्रित रखें। आगे वो निष्क्रियंचनत्वम संग त्यागो, मतलब इसका सर मैंने हिंदी में ये पढ़ा था कि सोशलाइज ना रहे, कि सामाजिक ना बना रहे, है ना, समाज से कटे रहे, निष्क्रिय रहे, और संग त्यागो मतलब वही कि संग का त्याग कर दे, ग्रुप में ना रहे, भैक्षम त्राण्य वासो, ये आरण्य जब वही वन में जाके निवास करें, बाह्य आभ्यंतर, हाँ आगे वन में रहे, और ये मतलब बाहरी रूप से और आभ्यंतर रूप से भी पवित्र रहे। पवित्र, ठीक है। ये सब किसके लक्षण है? सन्यासी के। बहुत बढ़िया, चलो आप लोग बनना चाहते हो? हैं? सब शांत है। चलो बच्चा अगला कोटेशन देखो, इसमें भी सत्य असत्य चूज करना है, ठीक है, और ध्यान से करना है, लगेगा एक जैसा ही है। चलो हाँ, कौन बताएंगे? सर पहला सही है। अच्छा पहला सही है। विश्वजीत बाबू क्या विचार है आपका? जी सर सही है, पहला सही है। अच्छा पहला सही है। बाकी बच्चों का क्या विचार है? पहला सही है या गलत है? सेकंड वाला भी सही है सर। हाँ दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। चलो क्यों सही है, इसका भावार्थ बताओ, कौन बताएंगे? सर पहले वाले का तो यह है कि अन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता, ये जो तीनों विद्याएं हैं, योग क्षेम, मतलब इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हमारी दंड विद्या है, दंड नीति है, वो ही सबसे ऊपर है इन तीनों के लिए, कि योगक्षेम का साधन है। योगक्षेम का मतलब है सुरक्षा के लिए, बचाने के लिए, या फिर उनको अच्छी तरीके से चलाने के लिए, ठीक है। दंड नीति बहुत आवश्यक है। अन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता, इन 3 प्रकार के विद्याओं जो अच्छे से चल सके, ठीक है, इसलिए जो है दंड नीति का प्रयोग करना ही चाहिए, ठीक है। चलो भावार्थ तो समझ में आया। नीचे वाला क्या कहता है? नीचे वाला किसके संदर्भ में कहा जा रहा है? बताओ, नीचे वाला जो कोटेशन है किसके संदर्भ में कहा जा रहा है और क्या इसका अर्थ है? हाँ नेहा, खुशबू, आप लोग में से कोई बताएंगे? सर ये दंड नीति के संदर्भ में कहा जा रहा है। दंड नीति के बारे में बोला जा रहा है। ये कोटेशन भी दंड नीति के संदर्भ। ओके चलो नेहा लगता है कुछ बोल रही है। हाँ नेहा, दंड नीति के लिए कहा गया। क्या कहा जा रहा है, क्या अर्थ है पहला शब्द का? जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना। हाँ, यानी दंड नीति के द्वारा क्या, जो प्राप्त नहीं है आपको इसकी प्राप्ति कराएगा। आगे जो प्राप्त हुआ है उसका रक्षण करना। ओके वेरी गुड। आगे
और जो रक्षा हो गया है उसका वर्धन करना, मतलब बढ़ाना। हाँ, आगे। और उस आगे। और जो वृद्धि हो गया उसका मतलब उपयुक्त जगह में मतलब देना, लगाना। यानी दंड नीति के द्वारा जो है आप क्या क्या कर सकते हो, जो आपको प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति दंड नीति कराएगा। प्राप्त हो गया है, ठीक है, लब्ध परिरक्षित, तो उसकी जो है रक्षा करने अर्थ में, ठीक है, रक्षित विवर्धन। अगर रक्षा की गई धन पैसा कुछ भी है वो वृद्धि भी होता है, और जब वृद्धि होने लगता है तो आप उसे क्या करते हो, अच्छे कार्यों में फिर लगाते हो। तो ये सभी कार्य किसके हैं, दंड नीति के हैं। तो इस हिसाब से दोनों कथन क्या है, सही या गलत है? सत्य। सत्य है। सही है सर। चलो बहुत बढ़िया बच्चा लोग, लगता है इस अभी पढ़ के आए हो आप लोग कौटिल्य अर्थशास्त्र है। चलो ये बताओ ये किसका कथन है कि अर्थ एवं प्रधान है, यानी पैसा ही सब चीज है, सबसे प्रधान। कौटिल्य। आप लोगों का क्या विचार है, पैसा ही सबसे इम्पोर्टेंट है? नहीं भैया, नहीं। भैया आज के समय में तो अर्थ ही प्रधान है देखा जाए तो। रूप से देखें क्योंकि पैसा पावर ये है तो आप कहीं भी रहेंगे कुछ नहीं हो पाएगा आप। हर मामले में नहीं कह सकते हैं, ठीक है, मतलब 100% तो नहीं। हाँ चलो डिबेट का विषय है, स्टार्ट हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही कह रहा था आप लोग को, हर जगह तो पैसा प्रधान नहीं है, ठीक है। कई मामले में अर्थ से भी ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें लगभग जोड़ा छात्र अर्थ हो सकता है। क्या बच्चा? हाँ मैं कह रहा हूँ ऐसा छात्र अर्थ शुरू हो सकता है कि जो रुकेगा नहीं। जो भी कह रहे होंगे सही कह रहे होंगे विशाल, आपकी आवाज से ब्रेक होके आ रही है मेरे पास। चलो अगले क्वेश्चंस पे देखते हैं हम लोग। चलो ये जो कोटेशन आप देख रहे हो इसका एक तो ऑप्शंस बताना है, साथ ही साथ ये क्या कहना चाहता है, इसका भावार्थ क्या है ये भी बताना है। सर इसका आंसर है इसकी वो राजवृत्ति। क्या भाव है इसका, ये कोटेशन क्या कहना चाहता है? राजा की जो मतलब वो होती है, मेरे को वर्ड नहीं समझ में आ रहा सर। वृत्ति को और क्या बोलेंगे? वृत्ति को व्यापार कहते हैं, कार्यशैली कहते हैं, कार्य करने का तरीका। एक तो सर प्रत्यक्ष होती है जो देखा जाए, दूसरी परोक्ष जो दूसरे से सुन के कार्य किया जाए या विश्वास किया जाए उस बात पे, और अनुमेय मतलब अनुमान लगा के किया जाए। तो ये 3 प्रकार की बताई है राजा की वृत्ति। हाँ कि राजा जो है उनकी जो शासन व्यवस्था चलाने का जो तरीका है या व्यापार या कार्यशैली है, ठीक है, कैसे चले या डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, 3 तरीके से कोई भी राजा जो है आज के टाइम पे भी जो भी प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो भी जो है अपनी कार्यशैली कहीं ना कहीं इनसे प्रभावित ही है, ठीक है। कुछ काम को डायरेक्टली करते हैं, कुछ काम जो है परोक्ष रूप से पता नहीं चलता है, और कुछ काम अनुमान लगा के करते हैं, ठीक है। ये जो है कार्यशैली है। मुझे याद है दिलीप याद है। हाँ क्या कह रहे हो? दिलीप यादव याद है उनके बारे में दिलीप राजा याद है उनके विषय में कोटेशन था। उनके कार्य का पता नहीं चलता था, जब कार्य सिद्ध हो जाता था तो ही पता चलता है कि हाँ ये राजा जनता को पता चलता था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर है। तो ऐसे ही तुलनात्मक दृष्टिकोण से पढ़ना है बच्चा लोग कि इससे मिलता जुलता चीजें हमने कहाँ पढ़ा है, ठीक है। जब आप काफी हद तक 50-60% सिलेबस कवर कर लोगे नेट जेआरएफ का, ठीक है, तो आपको आइडियाज आने लगेंगे कि ये कोटेशन या इससे मिलता जुलता चीजें हमने नेट जेआरएफ के सिलेबस में कहाँ पढ़ा है, ठीक है। तो बहुत हेल्पफुल होगा अच्छे से अगर आपने पढ़ा है समझा है तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से आपको चीजें और अच्छे से याद भी रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ इसमें हमने क्या देखा है कि राज्य वृत्ति जो है 3 प्रकार की होती है, ठीक है, प्रत्यक्ष परोक्ष और अनुमेय, ठीक है। बहुत सुंदर लिखी, बाकी बच्चे भी आगे चले हम लोग। हाँ जी। हाँ किसी को भूख वगैरह लगा हो तो खा सकते हो, खाते खाते पढ़ सकते हो। चलो अगला देखो यहाँ पे
हाँ नीतू बताओ, पहला जो ऑप्शन दिख रहा है क्या होगा इसका? खालिस्तान फर्स्ट वाला। अब नीतू बोलेगी नहीं। हाँ सेलू सर इसका होगा काप्टिक। कौन सा? ऑप्शन दिखा नहीं? लो 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 दिख गया। हाँ क्या मतलब? नहीं वो उसका पढ़ के समझ आ गया था छात्र वाला। पढ़ के समझ में आ गया कि पर मतलब जो दूसरे के जो रहस्य को मतलब जानने वाला हो और प्रलब मतलब दबंग होना चाहिए और विद्यार्थी का जो वेश धारण करके रहता है वो वाला गुप्तचर। हाँ बहुत सुंदर, ठीक है। ये काप्टिक, काप्टिक क्या है मतलब इसका संज्ञा बताओ। काप्टिक मतलब ये किसका भेद है काप्टिक? मैं बताऊं भैया? ये इसका गुप्तचर का भेद है। गुप्तचर में कौन सा गुप्तचर? स्थायी गुप्तचर। स्थायी। चलो बहुत सुंदर, ठीक है। चलो ये आपने बता दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला बताओ, नीचे वाला। नीचे वाला किसका है तो कौन बताएंगे? अपने मन से बताओ। हाँ खुशबू सेकंड ना? हाँ सेकंड। अर्थ में बताना है। उदास्थित। उदास्थित, क्या अर्थ है इसका? मतलब क्या कहना चाहता है? ये सन्यासी के वेश में जो रहता है गुप्तचर वो उदास्थित। हाँ और जो आगे बुद्धिमान है। हाँ आगे इसका हिंदी करो। प्रज्ञा सोच युक्त और पवित्र हो, ठीक है। चलो उदास्थित, बहुत सुंदर। यानी पहला आपका हो गया काप्तिक, दूसरा उदास्थित। चलो तीसरा बताओ खुशबू, सॉरी नेहा, थर्ड वाला। कृषक के रूप में। हाँ कृषक। जो किसान के वेश में रहता हो उसके लिए कहा गया। और प्रज्ञा स्वच्छता ये तो सभी में दिया गया है कि जो शुद्ध हो। ये कृषक के लिए ही कहा गया। कृषक तो है नहीं ऑप्शन में, कृषक तो है ही नहीं। देखो देखो ध्यान से देखो। गृहपति। इसका गृहपति का गृहपति के लिए है। हाँ बहुत बढ़िया, गृहपति के लिए है, ठीक है। जो कृषक के रूप में रहता हो, पवित्रवान हो, ठीक है, बुद्धिमान हो। चलो बहुत बढ़िया है। अगला बताओ चौथा नंबर कौन बताएंगे? ये वैदेहिक के लिए है सर। किसके लिए? वैदेहिक के लिए है। क्या मतलब है इसका? जो वाणिज्य व्यापार वो सब करते हैं ना वो। अच्छा हाँ, ये चौथा वाला क्लियर हुआ है आप लोग को? जो व्यापारी हो, ठीक है, इस रूप में जो ऐसा गुप्तचर जो व्यापारी के वेशभूषा में रहता हो, बहुत वो बुद्धिमान हो और साथ ही सोच युक्त हो, ऐसा जो है गुप्तचर वैदेहिक कहलाता है। और अंतिम वाला बताओ, मुंडलो जटिलो वा बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे गुप्तचर हैं, उसके नाम से बता दो मुझे, सिर्फ नाम बताओ, कौन बताएंगे? सर तीक्ष्ण है, राशद है, भिक्षुषी है, क्षत्रिय है, टोटल 9 है। वृषली है। हाँ वृषली है। ये सब जो आपने नाम बताया ये कैसे गुप्तचर है? इनका टाइप्स क्या है? इनके भेद है? कौन सा? भ्रमणशील। भ्रमणशील, बहुत सुंदर। या इसी का दूसरा नाम क्या है? अस्थायी। अस्थायी। चलो बहुत बढ़िया। अगला देखो आगे। उसी की बात यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करते थे। चलो ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हो 5 नाम, ठीक है। ये सब क्या है, किसके भेद हैं? ये ध्यान से देखना, कौन बताएंगे? ये सर मंत्री के 5 भेद हैं। किसके हैं? मंत्री के। मंत्री तो है ही नहीं ऑप्शन से। बच्चा लोग देखो, ये जो है ना, ये जो कर्मोपयोग है ना, ये जो 5 भेद जो है ना, एक सेकेंड,
सर ये धर्म ये क्या क्या है? है? धर्म क्या है? हाँ जी। अच्छा, कोई और बताएंगे? ये धर्म के 5 अंग है ये, या कुछ और है? ये भैया मंत्र के 5 अंग है। सर मंत्री के 5 अंग है ना। कैसे कैसे गलती कर दिया क्वेश्चन को? सर हाँ सर ये मंत्री के 5 अंग है ना। मंत्री के नहीं, मंत्र के हैं। हाँ सर मंत्र मैंने भी सॉरी मंत्र हाँ। बच्चा और निकी कैसे गलती किया ये? अरे मेरे को लगा ये मंत्र धर्म के। जल्दीबाजी में? हाँ जी। ऐसे नहीं, इतनी बड़ी गलती नहीं, ठीक है। देखो जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए, ठीक है, अक्षरशः पढ़िए कि क्या उसमें दिया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ठीक है। 10 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम ले लो, लेकिन गलती मत करो आते हुए क्वेश्चंस को भी, ठीक है। सबसे ज्यादा इजी वाले क्वेश्चन में जो है गलत ऑप्शन लगा के आने के चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो नाम आप ऊपर देख रहे हो ना, ये सभी क्या मंत्र के 5 अंग है। कैसे कैसे जो है, जो हमें किसी कार्य विशेष को गुप्त रख के अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए, इसके अलग अलग टाइप्स दिए गए, ठीक है। तो बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना आप इन 5 का नाम याद रखिए कि ये जो है मंत्र के 5 अंग है, न कि धर्म के। ये मंत्र के 5 अंग है, ठीक है बच्चा लोग। चलो ये बताओ, कौन जो है किसके अनुसार कितना जो है मंत्री रख सकते हैं, मंत्री परिषद में कितने लोग हो सकते हैं, कौन कितना मानता है? अरे चलो कौन बताएंगे? ये सर मैं बताऊं सर? हाँ चलो विश्वजीत बताओ। हाँ ये जो है ना मंत्री परिषद, हाँ जी सर। फर्स्ट वाला जो है सर वो मनु मानते, मानवा। भैया ये सभी आमने सामने हैं। हाँ ये तो सारी आमने सामने ही है। अरे 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 चेंज नहीं किया मैंने। चलो बहुत बढ़िया, सब आमने सामने। चलो ये बता दो, ये जो चारों लोग हैं विद्याओं के विषय में क्या कहते हैं? मानव के अनुसार कितने विद्या है? 3। हाँ 3। बृहस्पति जी 2। 2। 1। कौटिल्य जी 4। चलो बहुत बढ़िया। अरे आप तो समझदार हो गया है, तो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए है। चलो ये बताओ, ये जो देख रहे हो ये है क्या वास्तव में? सर मंत्रियों के प्रकार, अमात्य के वो मतलब प्रकार। अमात्य के प्रकार है ये? गुण मतलब का जो गुण होता है, गुण का क्या कह रहे हैं? ये दूतों की श्रेणी। हाँ ये जो है दूत, राजदूत जो है, राजदूत के प्रकार, इनकी तुलना किससे की जा रही है ये बताओ? अमात्य से। अमात्य के गुणों से। बहुत बढ़िया। तो चलो बताओ, इसमें जो 3 नाम आप देख रहे हो, तो पहला वाला नेहा क्या होगा? हाँ फर्स्ट वाला बताओ नेहा। अमात्य जैसे अगर गुण हो तो वो निश्चितार्थ श्रेणी में आता है। हाँ बहुत सुंदर। दूसरा बताओ अगला। अगर 1/4 कम गुण हो तो वो परिमितार्थ में। ओके। और शासन हर? आधा ही गुण कम हो तो शासन हर में। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चा लोग, ऐसे याद रखिएगा। सत्य असत्य के फॉर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलो ये क्लियर है बच्चा? कोई समस्या इस वाले क्वेश्चन में? नहीं भैया। आगे चलो अगला देखो यहाँ पे। कौन बताएंगे इस क्वेश्चन को? और ये है क्या, किसके विषय में वर्णन है? ये राजपुत्र के श्रेणी में। प्रभात बाबू पढ़ाई नहीं हुआ क्या? जी सर। सही बताना जी। ये राजपुत्रों के विषय, पुत्र विशेष के वर्णन है। हाँ सर मैंने इसको नहीं तैयार किया था। हाँ लगा मुझे, ठीक है, तैयार करना इसको। चलो ये बताओ कि ये किसके विषय में वर्णन किया जा रहा है? ये कोटेशंस पुत्र विशेष। पुत्र विशेष। हाँ तो कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताओ? 3।
3 कौन कौन? बुद्धिमान, आहार्य और दुर्बुद्धि। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप लोग कौन से श्रेणी में हो? बुद्धिमान। बुद्धिमान, अरे वाह, बहुत सुंदर। भैया मैं तो थर्ड वाले में हूँ। कौन से वाले में? आहार्य बुद्धि। थर्ड में जी। कोई दुर्बुद्धि तो नहीं है ना? सर मैं एक हूँ। अरे कोई नहीं है, सब बुद्धिमान बच्चे हैं। मेहनत करोगे तो दुर्बुद्धि से सीधे बुद्धिमान बन जाओगे। मेहनत करो, अच्छे से आओ, ठीक है ना। चलो, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये किसके विषय में, किस प्रकार के पुत्र विशेष की चर्चा की जा रही है इसमें? और इसका क्या भाव है ये भी बताना है। बुद्धिमान के लिए। चलो बारी बारी से कोई एक बच्चा। के लिए। अच्छा चलो, अभी कौन नहीं, इला बहुत कम बोल रही है। हाँ इला, पढ़े हो कौटिल्य अर्थशास्त्र? नहीं सर, इंटर एग्जाम आया था। अच्छा, अरे इंटरनल एग्जाम तो तेरे को खत्म हो गया है? बाकी 13 बच्चा, 13 का पूरा रात बचा है, मतलब शाम 14, 15, ये 3 दिन है ना? जी सर। हाँ तो कल याद करके आओ, अच्छे से पढ़ के आओ, सेल्फ स्टडी करके आओ। चलो इसका भाव बताओ, कौन भावार्थ बताएंगे? सिलू बता। हाँ सर, इसमें कह रही है कि जो मतलब बुद्धिमान होता है वो क्या है, जो धर्म अर्थ को भली भांति ग्रहण करके अपने आचरण में लागू करे, वो बुद्धिमान होता है। बहुत सुंदर, बुद्धिमान बालक है, बालिका है, ठीक है। चलो दूसरा वाला बताओ, कौन बताएगा? दूसरा कौन? आहार बुद्धि। आहार्य बुद्धि, ठीक है। दूसरा तो आहार्य बुद्धि है। चलो क्या मतलब है इसका? कि मतलब कोई छात्र या शिष्य ऐसा है जो चीजों को समझ तो पाता है पर ना अनुतिष्ठति, कि वो उसको बैठा नहीं पाता, धारण नहीं कर पाता बहुत टाइम के लिए, सिर्फ उस चीज को समझ पाता। बहुत बढ़िया। तो ऐसे बहुत सारे लोग अच्छे से जानते हैं, नॉलेज है उनके पास, लेकिन कहाँ पे उस नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, वो नहीं करता है। ठीक है, बहुत जो है नॉलेज है लेकिन वो सही दिशा में लगा नहीं पाता है, जीवन के किसी भी मोड़ में, उस जीवन के किसी भी पल को उसे यूज नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसा आहार्य बुद्धि कहलाता है। और तीसरा कोटि का है दुर्बुद्धि। ये बताओ इसका क्या मतलब है? जो हमेशा धर्म और अर्थ का द्वेषी रहता है, उल्टे काम करता है। उल्टा सीधा काम करता रहता है, धर्म और अर्थ का जो द्वेषी है, शत्रु है, अपाय नित्यो, बेकार कामों में अपने आप को लगाए रखता है। ठीक है, ऐसे जो बुद्धि वाले व्यक्ति को दुर्बुद्धि कहते हैं। ठीक है, तो तीनों को अच्छे से इसका लक्षण भी याद होना चाहिए, साथ ही साथ इसका भावार्थ भी। ठीक है बच्चा लोग, भैया एक बार फर्स्ट वाला फिर से बता दो। फर्स्ट वाला, ऐसा बच्चा, ऐसा कोई विद्यार्थी, स्टूडेंट जो धर्म और अर्थ को अच्छे से समझ लेता हो, जानता भी हो और अपने जीवन में उसका पालन भी करता हो। सुबह 5 बजे उठना चाहिए, रिवीजन करके आना चाहिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र को पढ़ के आना चाहिए। ऐसे बालक जो है बुद्धिमान बालक बालिका कहलाते हैं। ठीक है, अभी आज आप लोग ने अच्छे से पढ़ा है, लगता है कौटिल्य अर्थशास्त्र। जिन बच्चों ने नहीं रिवीजन किया, पढ़ा नहीं है, एक बार अपने स्तर पे सेल्फ स्टडी करो। बहुत ही सिंपल है, फैक्चुअल चीज दिया गया, बहुत आसान शब्दों में लिखा गया है और इसे आप बिल्कुल जीके की तरह पढ़ोगे, बिल्कुल समझ में भी आएगा। ठीक है, इसमें कुछ विशेष है। हाँ बच्चा, हम इन तीनों को इस तरह से भी याद रख सकते हैं ना, उत्तम, मध्यम, अधम। हाँ, जो बुद्धिमान होते हैं वो उत्तम है, जो आहार्य बुद्धि वाले हैं वो मध्यम है, और जो दुर्बुद्धि है वे अधम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। ठीक है, तो बच्चा लोग आज अपने स्तर पे एक बार फिर से कौटिल्य अर्थशास्त्र को पढ़ना, और अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है कौटिल्य अर्थशास्त्र से संबंधित। ठीक है, ये बताओ कल मिक्सअप वाले चाहते हो या फिर कल कोई और ग्रंथ पे चाहते हो? किसी एक ग्रंथ पे भैया, किसी एक ग्रंथ पे। एक में भैया, मनुस्मृति पे। चलो तो याज्ञवल्क्य स्मृति करें फिर। ठीक है भैया। एक बारी बारी से। हाँ बोलो नेहा, क्या कह रहे हो? हाँ ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति। और पिछले साल वाला एक बार क्वेश्चन भी। ठीक है, मैं सारा जो है ना 1996 से लेकर
21 तक जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना तब मैं भेज देता हूँ, ठीक है। और कुछ नहीं, पिछले साल जो कुछ मनुस्मृति के और याज्ञवल्क्य की स्मृति के क्वेश्चन पूछे गए थे तो समझ में नहीं आए, इसलिए। हाँ करेंगे, उस पर भी करेंगे, ठीक है, करेंगे उस पर। सर कौटिल्य के अभी और भी कुछ बचे हैं क्या? हो गए क्वेश्चंस तो बहुत है, अभी और भी है, ठीक है। अभी तो सिंपल आपने देखा है, ठीक है, सत्य सत्य वाला ही देखा है, अभी इसमें और भी बने हैं। को पहले कर सकते हैं इसको पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, अभी बना हुआ है। हाँ जी, चलो ऐसा करो, बताइए। एक दिन और कौटिल्य शास्त्र को अपने लेवल पे अच्छे से पढ़ लो, कल तक एक दिन आखिरी है, ठीक। उसके बाद हम लोग याज्ञवल्क्य की स्मृति ले लेंगे, फिर 1-2 दिन मनुस्मृति ले लेंगे, क्योंकि मनुस्मृति में ज्यादा है, 3 अध्याय है वहाँ पे, ठीक है बच्चा। हाँ जी, तो ऐसा कर लो, कल तक कौटिल्य शास्त्र जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है या फिर अच्छे से और कर लो उसको अच्छे से, ताकि कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो। तो कल एक बार और कौटिल्य शास्त्र पढ़ने के बाद फिर हम लोग याज्ञवल्क्य की स्मृति 2 दिन तक याज्ञवल्क्य की स्मृति हम लोग करेंगे, फिर 2 से 3 दिन मनुस्मृति। तो इतना अच्छे से कर लो कि इससे प्रश्न आए तो छूटे ना। और हर साल जब भी आप देखोगे ना, इन 3 ग्रंथों से लगभग 10 क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, लास्ट यूनिट होता है उसे छोड़ देते हैं, करते नहीं है, ठीक है। तो ये 3 ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए इसको आप अपने स्तर पे, ठीक है। चलो कौटिल्य अर्थशास्त्र की बुक हो तो सेंड कर दीजिएगा। हाँ, यदि किसी के पास पीडीएफ फॉर्म में हो तो भेज देना। निकी, आप लोग को जब मैं पढ़ाया था वो पीडीएफ फाइल दिया था ना आप लोग को? एक्चुअली मैंने फोन चेंज किया है तो सारा डेटा। अच्छा, यदि किसी के पास हो विश्वजीत, जी सर मेरे पास है सर, वो हाँ जी सर, हैंड नोट्स भी है और कुछ मेरे बुक्स में मार्क्स करके रखा हुआ है सर, है ना। तो ये मतलब पीडीएफ फाइल में बना के भेज देना, ठीक है। जी सर। और जी सर, और कोई बात? हाँ, जो भी होगा इन 3 ग्रंथों से संबंधित कुछ भी आप ग्रुप में डाल देना, ठीक है। जी सर। सर इन तीनों में से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तीनों इम्पोर्टेंट है। अच्छा। तीनों से रहता है। सर परसों आप ना एक याज्ञवल्क्य या फिर मनु में से एक के बारे में कह रहे थे कि इसको में से ना कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, इसको तो पूरा ही करना है, मतलब हाँ। तो वो आप सारे ग्रंथ की बात कर रहे थे, मनुस्मृति की बात कर रहे थे, मनुस्मृति की। उसमें तो मतलब ऐसा लगता है कि सारे कोटेशन से इम्पोर्टेंट है, मतलब हर एक कोटेशन में लगता है कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया गया, लेकिन क्वेश्चन 3 से 4 ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं पूछते हैं लोग। मतलब हर ग्रंथ से कम 2 से 3 तो रहेगा ही रहेगा आपको, कौटिल्य अर्थशास्त्र या याज्ञवल्क्य की स्मृति, हर बार 2 से 3 किसी में 3 से 4 हो जाता है कभी। भले ही क्वेश्चन 3 होंगे, लेकिन भैया भले ही क्वेश्चन 3 होंगे, लेकिन पढ़ने तो हमें 100 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे ना, क्योंकि हमें क्या पता कि कौन से 3 क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे। सही बात है, पढ़ना तो हमें पूरा ही है, ठीक है ना। तो कोई नहीं, एक नंबर इम्पोर्टेंट है अभी, ठीक है। चलो तो अपने स्तर पे पढ़ो, और 11 बज गया, मैं चला खाने, भूख लग गया है बहुत जोर से, कुछ खाया नहीं शाम से, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग। क्लास होगी? हाँ, सुबह की क्लास होगी, ईशावास्य उपनिषद, ठीक है सर। लेफ्ट हो जाए सर? हाँ, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। बात करना तो कर सकते हो। गुड नाइट। गुड नाइट।